आज हम लोग महात्मा गांधी के कर्म और उनके युग के बारे में जानेंगे, जिनका जन्म 18 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर में गुजरात में हुआ था और इनका मृत्यु 30 जनवरी 1948 को नई दिल्ली में बिरला हाउस में हो गया था। और इनके जितने आंदोलन था, सत्याग्रह आंदोलन, इन्होंने कब क्या किए, इस सब के बारे में हम लोग जानेंगे। लंदन कब पढ़ने गए, दक्षिण अफ्रीका कब गए, क्यों गए, क्या किए हमारे देश के लिए, से इन्हें राष्ट्रपिता का नाम दिया गया। तो सबसे पहले हम लोग इनके बारे में जानेंगे कि महात्मा गांधी जो है, इनके पिता का नाम जो है, इनका जन्म पहले लिख लेते हैं। इनका जन्म जो था वह जन्म 18 अक्टूबर 1869 को हुआ था। कहाँ हुआ था? तो पोरबंदर में हुआ था। पोरबंदर में हुआ था जो गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात राज्य में है। यहाँ पर गुजरात में है। और इनके मृत्यु बाद में जानेंगे या मृत्यु भी थोड़ा देख लीजिए। मृत्यु जो था, इनका मृत्यु जो हुआ वह 30 जनवरी 1948 को हो गया। कहाँ हुआ? नई दिल्ली में हुआ, जो बिरला फार्म हाउस है, बिरला हाउस में हुआ था, जो नई दिल्ली में है। कहाँ है? नई दिल्ली में है। यहीं पर इन्हें नाथूराम गोडसे मार दिए थे। और ये पहले ऐसे व्यक्ति है जो अहिंसक प्रवृत्ति के थे, लेकिन इन्हें हिंसक लोगों ने मार दिए। अर्थात इससे हमें यही सीख मिलता है कि अहिंसकवादी लोग हिंसकवादी द्वारा मारा गया। हिंसकवादी से मारा जाता है, लेकिन अहिंसकवादी लोग हिंसकवादी लोगों से मारा गया। इनके अब हम लोग जानेंगे इनके पिता का नाम क्या था। इनके पिता का नाम जो था मोहनदास करमचंद गांधी, यानी मोहनदास था। क्या था? मोहनदास था। इनके माता का नाम पुतलीबाई था। पुतलीबाई था। इनके पिता का नाम मोहनदास, इनके माता का नाम पुतलीबाई। उसके बाद इनके पत्नी का नाम जो है वह कस्तूरबा गांधी, जिन्हें मात्र 12 वर्ष की उम्र में ही शादी हो गया था। अब हम लोग जानेंगे एक बार और, महात्मा गांधी जन्म 18 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर यानी गुजरात में है। मृत्यु 30 जनवरी 1948 को हुआ था। बिरला हाउस नई दिल्ली में है। पिता का नाम मोहनदास, माता का नाम पुतलीबाई और पत्नी का नाम जो है कस्तूरबा गांधी है। और इनका जो शादी हुआ था मात्र 12 वर्ष की उम्र में हो गया था। 12 वर्ष की उम्र में कस्तूरबा गांधी से शादी हो गया था। इन्होंने 1988 में, इसको आप लोग लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बतलाते हैं। चलिए, ये जान गए। अब जानेंगे इसमें हम लोग इनका शादी जो है मात्र 12 वर्ष की उम्र में कस्तूरबा गांधी से हो गया था। और इसमें हम लोग जानेंगे कि इनके पास 4 पुत्र था। कितना पुत्र था? इनको महात्मा गांधी को 4 पुत्र थे। पहला था मनीलाल, दूसर का हरिलाल, या पहले हरिलाल दे दो, हरिलाल, मनीलाल, और तीसर का जो थे उनका नाम था रामदास, और चौथा जो थे उनका नाम था रामदास देवदास। क्या था? देवदास। इनके पास कितने पुत्र थे? 4 पुत्र था। हरिलाल, मनीलाल, रामदास, देवदास। हरिलाल, मनीलाल, रामदास, देवदास। और इन्होंने
पांचवा पुत्र भी मानते थे यमुनालाल दास को, बजाज को। यमुनालाल बजाज को इन्होंने पांचवा पुत्र मानते थे, क्योंकि वे यमुनालाल बजाज जो थे इनके बहुत करीबी थे और बहुत प्रिय थे, जिसके कारण इन्होंने उनको अपना पांचवा पुत्र माना। किसको माना पांचवा पुत्र? यमुना। ये पुत्र अपना नहीं थे, यानी अपने मान लिए थे, इतना अपनापन हो गया था यमुनादास बजाज को। यमुनादास बजाज को यह क्या मानते थे? अपना पांचवा पुत्र मानते थे। क्या मानते थे? यमुनालाल बजाज को उन्होंने क्या मानते थे? पांचवा पुत्र मानते, यमुनालाल बजाज। अब हम लोग यहाँ जानेंगे यमुनालाल, और ये सबसे पहले 1882 में शादी कब हुआ था इनका? तो इनका शादी जो हुआ था वो 1882 को हुआ था। कब हुआ था? तो इनका शादी जो हुआ था वो 1882 को हुआ था। कहाँ कब हुआ था? 1882 को इनका शादी हुआ था, और इन्होंने 1883 में लंदन पढ़ने चले गए। 1883 में कहाँ गए? तो 1883 में इन्होंने लंदन, यानी कि लंदन पढ़ने चले गए। कहाँ? कब? 1883 में इन्होंने लंदन पढ़ने चले गए। कहाँ चले गए? 1883 में लंदन, और वहाँ पर वकील के पढ़ाई किए, एडवोकेट के पढ़ाई किए और बहुत अच्छा अध्ययन किए। और उसके बाद वह पुनः हमारे देश आए। उसके बाद देश आने के बाद 1883 के बाद 1888 में एक दक्षिण अफ्रीका में वकालत के लिए 1888 में दक्षिण अफ्रीका गए। कब गए? 1888 में दक्षिण अफ्रीका गए। कब गए? 1888 में दक्षिण अफ्रीका गए। कहाँ गए? दक्षिण अफ्रीका गए। कब गए? 1888 में दक्षिण अफ्रीका गए, और वहां पर इन्होंने एक आश्रम था इनका, वहां पर एक आश्रम था जिसको हम लोग फिनिक्स फॉर्म कहेंगे। आश्रम का नाम क्या था? फिनिक्स फॉर्म था। और वहीं पर इन्होंने पहला आंदोलन किए। तो आपसे पूछेगा कि महात्मा गांधी आंदोलन किए, यानी आपसे पूछेगा कि महात्मा गांधी पहला आंदोलन कहाँ किए? तो भारत में नहीं किए। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में ही पहला आंदोलन किए, और वहां पर उनको इतना वर्चस्व और इनका इतना पॉपुलैरिटी बढ़ा कि वहां इनको सब बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट देने लगे, और वहां पर बहुत बड़ी जीत मिली, जिसके कारण वह वहीं पर उन्हें एक राजनीति गुरु, यानी राजनीति गुरु गोपाल कृष्ण गोखले से मिलन हुआ। यानी गोपाल कृष्ण गोखले जो थे उनको महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु समझने लगे। गोपाल कृष्ण गोखले को महात्मा गांधी क्या समझते थे? समझे नहीं, मान ही लिए कि राजनीति गुरु, महात्मा गांधी के राजनीति गुरु कौन है? गोपाल कृष्ण गोखले, जो कहाँ पर मिले? तो दक्षिण अफ्रीका में। और दक्षिण अफ्रीका में क्या देखे? इन्होंने पहला सत्याग्रह आंदोलन जो किए, पहला सत्याग्रह आंदोलन वह दक्षिण अफ्रीका में ही किए। पहला सत्याग्रह जो आंदोलन हुआ वह दक्षिण अफ्रीका में हुआ, और वहां पर आप लोग ये देखें, और राजनीतिक गुरु से वह सलाह लिए, तो उनसे बात किए, तो उन्होंने इनको सलाह दिए कि कोई भी क्रांतिकारी या सत्याग्रह या किसी भी प्रकार के आंदोलन को समझने के लिए आपको कुछ बुकों का अध्ययन करना होगा, यानी कुछ पुस्तकें पढ़ना होगा। तो इन्होंने रस्किन और टॉल्स्टॉय यानी कि लिखते हैं, एक बार ये देख लीजिए, महात्मा गांधी के कितने पुत्र हैं? हरिलाल, मणिलाल, रामदास और देवदास। पांचवा यमुनालाल बजाज थे, शादी इनका 1882 में हुआ था। लंदन में 1883 में पढ़ने चले गए। लंदन के लिए, यानी लंदन में 1883 में पढ़ने चले गए। उसके 1888 में दक्षिण अफ्रीका में फिनिक्स फार्म हाउस भी था इनके पास आश्रम, और पहला आंदोलन जो किए वह कहाँ किए? दक्षिण अफ्रीका में किए, और राजनीति गुरु गोपाल कृष्ण गोखले हैं। और वहां पर राजनीति गुरु गोपाल कृष्ण गोखले बोले इनको
कि आपको कुछ पुस्तकें पढ़ना चाहिए। तो उन्होंने कुछ पुस्तकें पढ़े जिसमें उनको क्या क्या चीज की प्राप्ति हुआ। तो एक जो है उन्होंने पहला पुस्तक जो पढ़ा रस्किन का, रस्किन नामक पुस्तक पढ़ा। रस्किन पुस्तक जो एक पुस्तक पढ़ा उसमें रस्किन से इनको जो सीख मिली उसमें भूख हड़ता है। जब आप देखे होइएगा कि सबने अवज्ञा आंदोलन जब चालू किए तो वहां पर भूख हड़ताल चालू किए, और इससे यानी कि रस्किन जो है उससे इन्हें क्या प्राप्त हुआ, भूख हड़ताल के संबंधी ज्ञान प्राप्त हुआ। और दूसरा का पुस्तक जो पढ़े टार्स नामक, इनसे जो इन्हें जो सीख मिली वह आंदोलन संबंधी सीख मिली। क्या चीज, आंदोलन संबंधी सीख मिली। यानी कि रस्किन से उसको उन्हें भूख हड़ताल के बारे में पता चला, और टॉल्स्टॉय जो है नामक पुस्तक उससे क्या है, आंदोलन संबंधित चीजें के बारे में पता लगा। इसका यूज किए, यानी कि किसी भी आंदोलन को चालू करने के लिए किस किस तरह का आंदोलन करना है वह सब पुस्तक में एक पढ़े, बहुत पुस्तक पढ़े, लेकिन रस्किन से उन्हें क्या सीख मिला, भूख हड़ताल। और टॉल्स्टॉय से उन्हें क्या मिला सीख, टॉल्स्टॉय से उन्हें क्या सीख मिला, आंदोलन संबंधी सीख मिला। उसके बाद 1888 के बाद उन्होंने वहां पर दक्षिण अफ्रीका में हुए क्या चीज किए, ये रस्किन भूख। अब देखिए यहाँ पर टॉल्स्टॉय आंदोलन, अब उन्होंने 9 जनवरी, कब, 9 जनवरी 1915 को, क्या चीज, 9 जनवरी 1915 को हमारे देश में आए। कब, 9 जनवरी 1915 को भारत लौटे। 9 जनवरी 1915 को भारत लौटे, और उन्होंने 9, इसीलिए इस दिन को हम लोग प्रवासी मजदूर दिवस भी मनाते हैं। प्रवासी दिवस, प्रवासी दिवस, इसका मतलब हुआ, प्रवासी दिवस का मतलब हुआ कि हमारे देश के कुछ अच्छे अच्छे जो लोग हैं वह प्रवास कर चुके हैं, उन सभी को वहां से यहाँ आए। जैसे गांधी जी चले गए थे, यहाँ आए, देश को आजाद किए। ऐसे न जाने कितने लोग हमारे देश में हैं जो किसी कारणवश वो हमारे देश से प्रवास कर गए हैं, यानी दूसरा जगह आवास कर रहे हैं। इसलिए उस सबको हम लोग आने के लिए आग्रह करते हैं। अर्थात हम लोग 9 जनवरी को 1915 को हम लोग प्रवासी दिवस मनाते हैं। और 9 जनवरी 1915 को भारत लौटे थे, और उन्हें जो राजनीतिक गुरु थे जब आए तो वहां से वह सीखे राजनीतिक गुरु से कि तुम जब घर जाना, यानी गुरु जी बोले कि आप जब घर जाइएगा यानी अपने देश जाइएगा तो वहां पर 1 साल तक किसी भी प्रकार का आंदोलन नहीं कीजिएगा, आप देश को भ्रमण कीजिएगा और देश को सीखिएगा, यानी कि विद्यार्थी जीवन की तरह रहिएगा, बिल्कुल सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, बिल्कुल साधारण वेशभूषा में रहिएगा, किसी को पता नहीं चले कि आप माने इस तरह के हैं। 1 साल तक वह चुप थे, बिल्कुल चुप थे। और वह 1916 यानी कि बिल्कुल चुप थे। 1916 में वह होम रूल आंदोलन में भाग लिए। यहीं पर उन्हें राजकुमार शुक्र से भेंट हुआ, लेकिन राजकुमार शुक्र से भेंट नहीं हुआ। राजकुमार शुक्र जो थे पहले अपना जो ये चंपारण जो है उसमें बिहार में जो नील के खेती यानी 3 कठिया प्रणाली जो था, अंग्रेजों द्वारा जो अत्याचार होता था, इस सबसे संबंधित वह अपने दुख को वह सबसे पहले विद्यार्थी के पास गए थे और सुब्रमण्य विद्यार्थी उनके पास गए थे और वहीं पर उन्होंने कहे तो वह बोला कि हमसे नहीं होगा। एक अंग्रेज से दक्षिण अफ्रीका से एक व्यक्ति आए हैं जो बहुत अच्छे हैं और उनसे आपको इस संदर्भ में राय विचार करना चाहिए। तो वे विद्यार्थी और क्या है राजकुमार शुक्र, ये दोनों
यहाँ पहुंचे तो वहां पर कहे चलिए, तो वे तो कहे हुए थे उनको कि नहीं 1 वर्ष तक आपको चुप रहना है, विद्यार्थी जीवन है, तो वह नहीं गए। पुनः वह 1917 में, कब 1917 में 1917 में चंपारण आए। कब आए? चंपारण में आए। 1917 में चंपारण आए। वहां पर 3 कठिया प्रणाली यानी 3/20 इसको यानी 3 कठिया प्रणाली के बारे में समझाया। ठीक है, ये हो गया। अब ये यानी कि ये आंदोलन हुआ 1917 चंपारण, वहां पर गए। और एक चीज, ये जब महात्मा गांधी आए तो डायरेक्ट होम रूल आंदोलन जो था ये तो था ही, लेकिन डायरेक्ट भाग नहीं लिए। ये 1916 में जो थे वह लखनऊ अधिवेशन में भाग लिए, अधिवेशन में भाग लिए, जहां अम्बालाल मीराबाई ने इन्हें आश्रम के लिए पैसा दिए, आश्रम बनवाने के लिए लखनऊ अधिवेशन में भाग लिए। और अम्बालाल मीराबाई जो है ये आश्रम बनवाने के लिए महात्मा गांधी को पैसा दिए, जो भी पैसा दिए यानी कि आश्रम बनवाने के लिए। इनका फार्म हाउस वहाँ भी था, दक्षिण अफ्रीका में भी, लेकिन पहला जो इनका आश्रम जो पूरा उसमें जो दान दिए यानी कि आश्रम बनवाए वे कौन थे? अम्बालाल मीराबाई। कौन थे? अम्बालाल मीराबाई। और 1917 में चंपारण। और ये 3/20 जो है, ये जो 3/20 जो है क्या है? तो 3/20 का मतलब हुआ कि 20 कट्ठा, इसी को हम लोग 3 कठिया प्रणाली, नील वाला जो प्रणाली है 3 कठिया प्रणाली, ये क्या होता है? तो नील की खेती के लिए 3/20 का अर्थ हुआ कि 20 कट्ठा जमीन पर, यानी कि 20 कट्ठा जमीन है तो 3 कट्ठा जमीन पर आपको नील की खेती करना ही है। लेकिन हमारे देश के जो किसान थे, बिहार के जो किसान थे, वह इससे खुश नहीं थे। कौन नहीं चाहता है कि उपज करे, लेकिन जो नील की खेती होती थी जिसके कारण वह भूमि जो था, मिट्टी जो था वह बंजर हो जाती थी और उसके बाद वहां पर खेती उपजाना बहुत कठिन हो जाती थी, जिसके कारण वह इससे घृणा करते थे कि हम नील की खेती नहीं करेंगे। उसी को हम लोग 3/20 यानी 3 कठिया प्रणाली यानी 3/20 कहते हैं, यानी 20 कट्ठा में 3 कट्ठा। तो इसको विरोध किए, यानी कि ये राजकुमार शुक्र का है, तो 1917 में ये आए, इसको विरोध किए और यहाँ पर वह जीत भी गए, यानी कि यहाँ पर वह जीत गए। उसके बाद ये 3/20 भाग पर हो गया, उसके बाद ये जीत भी गए। अब देखिए 1918 में क्या होगा। तो ये जो है देखिए 1918 में जो थे, यानी चंपारण के बाद 1918 में वह खेरा आंदोलन किए। क्या किए? खेरा आंदोलन। और 1918 में ही अहमदा मिल मजदूर आंदोलन, यानी कि ये जो है 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। यहाँ पर वह मिल मजदूर यानी कि वहाँ पर मिल यानी कि लोगों से फैक्ट्री में काम करवा लेता था, उसको वाजिब यानी कि जितना पैसा चाहिए वह पैसा नहीं देते थे, जिसके कारण वह विरोध किए और वहाँ के मजदूरों को कहे कि यहाँ पर भूख हड़ताल, यानी कि महात्मा गांधी यहाँ पर भूख हड़ताल पर बैठ गए। कहाँ बैठ गए? भूख हड़ताल कर दिए। यानी पहला भूख हड़ताल जो किए अहमदाबाद में मिल मजदूर में किए, जो क्या चीज से संबंधित है। तो भूख हड़ताल जो किए 1918 में, तो ये भूख हड़ताल कहाँ से सीखे थे? तो रस्किन से सीखे थे। टॉल्स्टॉय से क्या सीखे थे? टॉल्स्टॉय से सीखे थे आंदोलन कैसे होता है। तो ये 1918 में ये। उसके बाद एक 1919 में अंग्रेजों द्वारा रोडे एक्ट यानी कि एक्ट लाया गया, रोडेट एक्ट लाया गया, जिसमें यह कहा गया 1919 में, इस एक्ट को हम लोग बिना अपील, बिना दलील,
बिना दलील, बिना अपील, बिना दलील, उसके बाद बिना अपील के, बिना दलील के कानून भी कहा गया है। इसको हम लोग क्या कहते थे? तो बिना अपील, बिना दलील और बिना दलील के ये कानून कहा जाता था। इसमें क्या होता था कि इस आंदोलन में बिना अपील, बिना दलील के इसलिए कहा जाता है, इसमें जो है सिर्फ शक के आधार पर डायरेक्ट गिरफ्त कर लेना था। अंग्रेजों का यह कानून ऐसा था कि सिर्फ ये कानून उसके लिए था, आतंकवाद के लिए था। किसके लिए था? आतंकवाद के रोकने के लिए था कि इसको ये क्या था, बहुत कठिन था कि मान लीजिए इसे सिर्फ शक कर लिया और आपको गिरफ्त करेगा, जिसके कारण अच्छे अच्छे नेता को भी यह पकड़ सकता था। इसलिए इसको विरोध किया, महात्मा गांधी ने इससे विरोध किया, इस एक्ट को विरोध किया। और ये विरोध किए तो इसी बीच एक जालियांवाला हत्याकांड हो गया। 1919 में ही एक और जालियांवाला, 1919 में ही 13 अप्रैल को, कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। क्या कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को, 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला कांड हो गया, जालियांवाला बाग हत्याकांड हो गया। इसमें आप लोग जानते ही हैं, जालियांवाला बाग हत्याकांड हो गया, जो बिल्कुल ना समझ, यानी कि एक पंजाब के अमृतसर में जालियांवाला हत्याकांड हुआ। हम लोग गांधी जी पढ़ते, थोड़ा इसमें जान लेते हैं। पंजाब के अमृतसर में एक आंदोलनकारी, यानी कि आंदोलनकारी नहीं था, वहाँ पर बहुत लोग इस रोरे एक्ट के विरोध के लिए अपना सम्मेलन कर रहे थे। उसी बीच अंग्रेज के वायसराय और उसको वहाँ पर अंधाधुनी गोली चलवाया, और बहुत लोग ऐसे थे जो बिना गोली खाए इंडा में डूब गए, और जो दीवार पर चढ़ रहा था उसको भी गोली चलाया, यानी लगभग वहाँ पर बहुत लोग मारे गए थे। उसके बारे में भी एक हम लोग टॉपिक रखेंगे, जालियांवाला बाग हत्याकांड। तो उस बीच इसको विरोध के लिए 1919 में ही हंटर आयोग, क्या चीज? हंटर आयोग पारित किया गया। क्या किया? हंटर आयोग पारित किया गया। किसके लिए? जालियांवाला हत्याकांड जांच के लिए। 1919 में ही हंटर आयोग, 1919 में ही हंटर आयोग लाया गया। यह इसलिए लाया गया कि जालियांवाला हत्याकांड जो था उसके जांच के लिए कि निहत्थे व्यक्तियों पर आप कैसे गोली चलाए, यानी कि ये बहुत ज्यादा जुर्म हो गया था। तो हंटर आयोग को लाया गया जांच करने के लिए। ये जांच के लिए आया था। क्यों आया था? जांच के लिए आया था कि जो युद्ध में जालियांवाला हत्याकांड युद्ध में मारा गया, तो उसको जांच करने के लिए हंटर आयोग को लाया गया। उसके बाद ये हो गया तो 1920 में, इसको लिखिए आप लोग, इसको लिखिए 1920 में इन्होंने, ये हुआ, जुर्म हुआ, तो असहयोग आंदोलन चालू कर दिए। क्या कर दिए? 1920 में इन्होंने असहयोग आंदोलन को चालू कर दिए, यानी कि सहयोग आंदोलन नहीं, असहयोग आंदोलन को क्या कर दिए? चालू कर दिए। यानी 1920 में असहयोग आंदोलन को चालू कर दिए। इसमें क्या था कि अंग्रेजों के खिलाफ, यानी कि अंग्रेज जो वस्त्र बनाते थे उसको नहीं पहनना है, अंग्रेजों के वस्तु का बहिष्कार करने लगे। अर्थात अंग्रेजों द्वारा जो शिक्षा दिया जाता था उसको हमको ग्रहण नहीं करना है, अपना स्कूल बनाना है, अपना ही सब कुछ करना है, यानी कि हर एक चीज को विरोध करने लगे, यानी असहयोग आंदोलन स्टार्ट कर दिए। 1920 में असहयोग आंदोलन चालू हो गया। ये आंदोलन चलते रहा, लेकिन बहुत अशांति था, अहिंसक प्रवृत्ति से ये आंदोलन हुआ। लेकिन ऐसे होते होते 5 फरवरी 1922 को क्या हो गया? 5 फरवरी 1922 को 5 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन वापस लिया गया। लेकिन इसमें एक चीज है, 5 फरवरी 1922 को चौरी हत्याकांड
यानी कि 5 फरवरी 1922 को चौरा चौरी नामक एक यूपी में गोरखपुर के में है, वहां पे एक चौरा चौरी स्थान है जहां पर असहयोग आंदोलन के दौरान वो विरोध कर रहे थे। तो उसी बीच एक यानी कि बहुत सारे पुलिसकर्मी, एक थाना वहां पर था, तो वहां पर बहुत पुलिसकर्मी थे, तो वह विरोध जो कर रहा था उसके विरोध में पुलिसकर्मी आवाज उठाया, तो वे सब इसको पुलिस पर दौड़ा कि नहीं, हम असहयोग आंदोलन को वापस नहीं लेंगे, यानी कि युद्ध करेंगे। खूब युद्ध किए। ऐसे करते करते बहुत युद्ध हुआ। करते लगभग 22 पुलिसकर्मी थे उसमें अंदर भाग गया, यानी कि जेल के अंदर लॉक हो गया और वहां पर इंदर लॉक हो गया। और जो यहाँ के सेना यानी चौरी चौरी कांड में जो पब्लिक थे, मोमेंट जो थे, वे उसको अंदर धर दिया और उसको मिट्टी से या ऊँट के खेती होता था, सिट्टी उट्टी जो होता है, पतझर लेके और उसमें आग लगा दिया। तब वहां पर समझ में तो ये बहुत बड़ा बवाल हो गया। और उस समय महात्मा गांधी यूपी में नहीं थे, गोरखपुर में नहीं थे, उस समय महात्मा गांधी जो थे वह गुजरात में थे। जब ये सूचना प्राप्त हुआ तो बहुत समस्या उठ गई कि अब तो डर बन गया। अब इसी बीच में महात्मा गांधी ने और इस आंदोलन में 22 पुलिसकर्मी को क्या कर दिया, जिंदा जला दिया गया उस थाना में लॉक करके। तो इसी बीच महात्मा गांधी ने 1922 को क्या किए, यह यानी असहयोग आंदोलन को वापस कर दिए। और इतना ही नहीं किए, वापस करने के बाद क्या किए, वापस कर दिए और वह आंदोलन को बंद कर दिए। तो इसी बीच उनका विरोध नरम दल और गरम दल, यानी नरम दल के नेता चाहते थे वापस ना हो, असहयोग आंदोलन जारी रहे, नरम दल के नेता। लेकिन गरम दल के नेता जो चाहते थे कि नहीं, असहयोग आंदोलन शांत हो जाए, जिसमें महात्मा गांधी जो थे वह नरम दल के नेता थे और हिंसक थे, अहिंसक प्रवृत्ति के थे। गरम दल के नेता कौन है, नरम दल के नेता महात्मा गांधी और भी है महात्मा गांधी और गरम दल के नेता जो थे उसमें बहुत है, लेकिन इसमें मेन जो है और भी है लाल बाल पाल, ये और भी है, घोष सब भी आते हैं। तो ये गरम दल के नेता हुए, ये नरम दल के नेता थे। तो ये चाहते थे कि असहयोग आंदोलन जारी रहे, लेकिन महात्मा गांधी कहते थे नहीं, इसको वापस, क्योंकि अहिंसक था, ये आगे बढ़ जाए। इसी बीच में अपने ही देश के जो महात्मा गांधी के चाहने वाले थे, जो महात्मा गांधी के इशारा पर चलते थे, वही महात्मा गांधी को विरोध करने लगे। और इसी बीच अंग्रेजों को मौका मिल गया कि अब क्या करें। तो इसी बीच वह महात्मा गांधी को जेल में ले जाते, लेकिन जेल नहीं ले गए। लेकिन पुनः यह जब विरोध होने लगा, बहुत ज्यादा विरोध होने लगा, तो महात्मा गांधी को वापस लिए और उसके बाद महात्मा गांधी को जेल भेज दिया। 1924 में वह कहाँ गए, जेल चले गए और वहीं से तुरंत निकले, जेल चले गए। और जेल जाने के बाद वो क्या देखे, तो कुछ 6 वर्ष के, यानी कि वे थे गुजरात में, कांड हुआ यूपी में, लेकिन असहयोग आंदोलन पर दाग लग गया कि यह असहयोग आंदोलन के कारण यह युद्ध हुआ है, इसलिए हम महात्मा गांधी को 6 वर्ष की सजा सुनाते। अंग्रेज सुना दिया, अब 6 वर्ष उसमें जाएगा तो ये तो पक जाते, बहुत चीज होता। तो ये ओल्ड थे, बुढ़े हो गए थे। तो उसी बीच महात्मा गांधी ने वहां से जेल में रहने लगे। तो अब ये जो न चाहने वाले लोग सब तो अति थे, तो उस अंदर जब गए तो वह अपना तबियत खराब होने का बहाना कर दिया। क्या कर दिया, तबियत खराब होने का बहाना कर दिया, जिसके कारण इनको तो चाहने वाले भारत में बहुत थे। अगर उनको जेल में मृत्यु हो जाता तो पुनः अंग्रेजों को मार देता सभी जनता। इसलिए महात्मा गांधी बहाना किए, या तब इतना तबियत खराब हो गया तो उनको बाहर भेज दिए, यानी कि जाओ, तुमको रिहाई कर दिए, रिजाइन कर दिया कि तुम जाओ। अब ये निकल गए और वहां से तुरंत भागे। और 1924 में ही, इसको लिखिए, जल्दी लिखिए इसको, चलिए ये लिख लिए। अब देखिए
ये जो नरम दल तो ये हो गया। अब हम लोग जानेंगे ये जो 5 फरवरी के बाद जो था वह 5 फरवरी 1944 कांड हुआ, एक सप्ताह के बाद ही यानी कि 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन क्या हो गया, सहयोग आंदोलन वापस हो गया, आंदोलन वापस हो गया, आंदोलन वापस ले लिए महात्मा गांधी। और जैसे ही वापस लिए अंग्रेजों ने 10 मार्च को, कब 10 मार्च 1922 को ही गिरफ्तार कर लिया। कब गिरफ्तार कर लिया? 10 मार्च 1922 को ही महात्मा गांधी को क्या कर दिया, गिरफ्तार कर लिया। 10 मार्च 1922 को ही महात्मा गांधी को क्या कर दिया, गिरफ्तार कर लिया। और इस गिरफ्तार में तो बोल ही दिए कि 6 साल की सजा सुनाए और कैसे बाहर आए। उसके जैसे ही बाहर निकला 1924 को कर्नाटक के बेलगांव में पहले अधिवेशन में भाग ले लिया। जो महात्मा गांधी पूरे कांग्रेस में एक ही बार, यानी महात्मा गांधी जो कांग्रेस अधिवेशन में एक ही बार भाग लिए 1924 को, उसके बाद न कभी भाग लिए थे और न कभी भाग लेंगे। यानी कांग्रेस अधिवेशन में सिर्फ कितने बार, तो कांग्रेस अधिवेशन में महात्मा गांधी सिर्फ एक बार भाग लिए थे। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा क्वेश्चन इस तरह से आता है कि महात्मा गांधी कांग्रेस अधिवेशन में कितने बार भाग लिए, तो मात्र एक बार लिए। और वह कब लिए, तो वह 1924 को लिए। कब लिए? 1924 को लिए महात्मा गांधी। और सबसे ज्यादा कांग्रेस में भाग लेने वाले नेता कौन है, तो मौलाना अब्दुल आजाद। ये सबसे ज्यादा मौलाना अब्दुल कलाम जो है कांग्रेस अधिवेशन में सबसे ज्यादा बार भाग लिए। ठीक है, तो अब थोड़ी आगे चलते हैं। तो 10 मार्च 1922 को गिरफ्तार हो गया। 1924 को जैसे ही निकला तो कर्नाटक के बेलगांव अधिवेशन में, कांग्रेस के अधिवेशन में भाग ले लिया। क्यों भाग लिया? कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिया, यानी ये पहला ही था और अंतिम भी था, इसलिए ये फेमस है, भाग लिए। और जैसे ही भाग लिए, क्यों लिए? क्योंकि वहां से निकला हुआ था और तुरंत वहां पहुंच गया तो पूरे देश को पता चल जाए महात्मा गांधी रिहाई हो गए, यानी कि पुनः चलाए और सभी लोग जान गए। और दोबारा जब पकड़ेगा तो ये गलती हो जाएगा, इसलिए वह तुरंत भागे थे और तुरंत अधिवेशन में भाग ले लिए। उसके बाद जैसे ही भाग लिए, उसके बाद वह अधिवेशन में भाग लिए कि 1924 में छोड़ भी दिए। और उसके बाद वह समाज सेवा के लिए क्या कर दिए, समाज सेवा के लिए तैयार हो गए। और वह 6 बरस, कितने बरस? 6 बरस समाज सेवा किए। यानी उस समय का सबसे खतरनाक जो बीमारी हुआ करता था उसको प्लेग कहते हैं, प्लेग रोग। ये जो रोग है, जो अभी जो हम लोगों के 5 साल पहले आया हुआ था, वह 2020 और 21 में जो आया था कोरोना वायरस, उससे भी खतरनाक उस समय ये प्लेग रोग हुआ करता था। तो महात्मा गांधी ने अपने हाथों से वे सभी प्लेग लोगों के मरीज को, यानी कि रोग से ग्रसित मरीज को बिना मास्क के, बिना पीपी, उस समय तो इसका निर्माण नहीं था, यानी कि सिंपल साधारण वेशभूषा में वह कितने प्लेग मरीज को वह क्या किए, सेवा के भाव किए। और उसके बाद उन्होंने 1930 में, कहाँ 6 बरस के बाद वह कहाँ गए, 1930 में। अब डायरेक्ट 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया, यानी कि 1930 में उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिए। क्या लिए? 1930 में उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा का मतलब हुआ कि सभी के विनय से, यानी सब विनय ढंग से, सभी लोग विनय ढंग से, यानी विनय पूर्वक, यानी सविनय, स जो विनय, यानी सबने, स मतलब साथ होता है, विनय मतलब नम्रता, यानी कि विनय के साथ वह सविनय अवज्ञा आंदोलन को चालू कर दिए। और सविनय विनय के साथ, यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसमें युद्ध नहीं है, साधारण है, सभी के सविनय से, यानी कि आप जो भी कहिएगा उनमें हाँ में हाँ करेंगे, यानी युद्ध
जैसे एक उदाहरण देते हैं, जैसे मान लीजिए हम आपको एक कोई विद्यार्थी है, हम उसको कहें कि गिलास पानी ला, तो पानी नहीं लाएगा, कह देगा जनक कि नहीं लाएंगे पानी। उसी में कहेगा पानी लाएंगे सर अभी नहीं, तबियत खराब। तो इस सविनय यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन हो गया है। यानी कोई कारण से रीजन बतला दे, नहीं कि युद्ध के बदला ईंट के जवाब पत्थर से, लेकिन ईंट की जवाब पुल से देना था। सविनय अवज्ञा आंदोलन उस समय भारत का जो वायसराय था, वायसराय समझिए, भारत का वायसराय समझिए। वायसराय मतलब वायसराय जो होता है क्या होता है, वायसराय क्या होता है, जैसे कैप्टन और वाइस कैप्टन, आप लोग खेले होइएगा, जैसे कप्तान होता है यानी सी और वीसी। उस समय जो अंग्रेज जो ब्रिटिश में जो राजा थे उसको हम लोग राजा कहता था, लेकिन उसके अलावा जहाँ जहाँ उस पर पहुँच है, कब्जा था, वहाँ पर राजा नहीं हुआ करता था, वहाँ पर वायसराय था। वायसराय यानी कि वाइस कैप्टन यानी वायसराय, ओरिजिनल नहीं, ओरिजिनल वहाँ है, उसका वाइस यानी कि उप राजा यहाँ पर था, जिसका नाम था यानी भारत 1930 में 1930 में जो भारत के जो वायसराय था वह कौन था भारत का, वह जो लॉर्ड इरविन। कौन थे 1930 में जो भारत के जो वायसराय थे वह लॉर्ड इरविन थे। अब हम लोग यहाँ पर तो हो गया, और वह उसी क्रम में वह लॉर्ड इरविन से उन्होंने लगभग इस आंदोलन में वह बहुत युद्ध हुआ। तो उसी आंदोलन में वह 1930 में ही यानी कि वह मांग किए 12 गो सूत्रों की मांग किया। उसमें ये भी है कि आप ये ऐसे कीजिए, माने जो भी था कानून जो हमारे देश के विरोध में था उस कानून का विरोध किया। उस विरोध में 12 को मांग कर दिया। उसी बीच 1930 में महात्मा गांधी दांडी मार्च भी चालू कर दिए। दांडी मार्च यानी पैर से चलना, मार्च करना यानी आगे बढ़ना, यानी पैर से यानी कदम द्वारा वह आगे बढ़ना चालू कर दिए। दांडी मार्च क्या था, तो वह दांडी मार्च जो था वह स्टार्ट हो गया। कैसे, तो 12 मार्च से स्टार्ट हुआ और वह 6 अप्रैल तक चला। यानी दांडी मार्च जो था वह शुरुआत 12 मार्च से शुरू हुआ, और कितने दिनों तक चला, यानी कि 12 मार्च से 6 अप्रैल तक चला। यानी कि कोई पूछ देगा कि दांडी मार्च कब स्टार्ट हुआ, तो 12 मार्च से, उसका अंत यानी कि समाप्त कब हुआ, तो 6 अप्रैल को। इसको लिखिए, जल्दी लिखिए, चलिए ये लिखिए। अब देखिए ये जो 12 मार्च से जो स्टार्ट हुआ था, ये जो क्या चीज स्टार्ट हुआ, बोलिए, दांडी मार्च कहाँ से स्टार्ट हुआ था, तो ये यहाँ पर साबरमती यानी कि गुजरात जो है, साबर आश्रम जो था, साबरमती आश्रम कहाँ था, यहाँ था। तो यहाँ से उन्होंने ये स्टार्ट किए। कहाँ गया, तो ये दांडी नामक स्थान पर, इस जगह का नाम था दांडी मार्च, दंड से भी यानी पैर से भी, दांडी मार्च स्थान पर दांडी नामक स्थान है। यहाँ पर जो था ये समुद्र के किनारे है, समुद्र यहीं पर है। तो इन्होंने समुद्र यानी कि वहाँ पर कहा गया कि ये माने वहाँ पर इस तरह से था कि कभी भी भारतीय लोगों को जो नमक खरीदना था उस पर टैक्स बढ़ा दिया, और नमक आप स्वयं जो बनाता था। तो महात्मा गांधी जो बोले कि सभी देशों से अपील किए कि नहीं, ये गलत है, हम लोग इसका विरोध करेंगे, हम खुद अपना भारत में नमक बना सकते हैं, हम अंग्रेजों के नमक नहीं खाएंगे। लेकिन एक कारण हो गया, उस समय जो महात्मा गांधी का जो नमक खाया वह सभी लोग जो है यानी महात्मा गांधी द्वारा जो बनाया गया नमक था, वो वहाँ बहुत लोग घेंघा रोग से ग्रसित हो गए, क्योंकि उस नमक में आयोडीन नहीं था।
सिर्फ नमक था, लेकिन आयोडीन युक्त नहीं नमक था, जिसके कारण वह नमक खाने से हमारे देश में बहुत लोगों को घेंघा रोग हो गया। यानी महात्मा गांधी द्वारा जो दांडी स्थान पर जो साबरमती आश्रम के लिए नमक सत्याग्रह जो चालू किया था, वह 6 मार्च और 12 अप्रैल को 12 मार्च को स्टार्ट किया था और 6 अप्रैल को समाप्त किया। तो इसमें जो नमक बना वो बहुत घेंघा रोग युक्त किया, क्योंकि आयोडीन की कमी था। इसी बीच में वह कैसा था कि नमक कानून को तोड़ना, ये जो यात्रा था, ये दांडी मार्च, इसमें नमक के कानून को तोड़ना कि हम भी नमक बनाएंगे। तो वहाँ महात्मा गांधी पहुंचा अंग्रेजों के खिलाफ। तो वहाँ पर जो कितने लोगों के साथ गए, तो साबरमती आश्रम से जब वह चलना चालू किए तो वहाँ पर मात्र 78 व्यक्तियों के साथ, कितने लोगों के साथ, 78 यानी कि 78 व्यक्तियों के साथ वह चलना प्रारंभ किए। और रास्ते में मिलते जब दांडी मार्च स्थान पर पहुंचा तो वहां पर लगभग 20,000, कितने लोग हो गए, 20,000 लोग हो गए। और उस बीच वह नमक बना के एक मुट्ठी पानी लेकर नमक बनाया और वहां पर इस कानून को अंत कर दिया। और जैसे ही 20,000 लोग हो गया तो महात्मा गांधी को तो पावर ज्यादा हो गया कि हमें इस बीच में से ले कौन जाएगा। जस्ट 12 मार्च को स्टार्ट हुआ, 6 अप्रैल को समाप्त हुआ। और उसी में 6 अप्रैल 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा क्या चीज, सविनय अवज्ञा आंदोलन को क्या कर दिए, प्रारंभ कर दिए। यानी 6 अप्रैल 1930 से सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर दिए। और उसी बीच में एक और चीज समझिए कि प्रारंभ कर दिए। और वहाँ यानी कि अंग्रेज जो, यानी कि ब्रिटिश में, यानी इंग्लैंड में जो उस समय जो वायसराय यानी राजा थे, उनका नाम था मैक। ये थे, यानी 1930 में जो थे उनके नाम जो था वह क्या था, तो मैकडोनाल्ड। क्या थे, उनका नाम था मैकडोनाल्ड। उस वहाँ के जो राजा थे उनका नाम था मैकडोनाल्ड। उन्होंने गोल मेज सम्मेलन को चालू कर दिया। यानी कि पहला गोलमेज सम्मेलन जो था वह 1930 में चालू कर दिया। और यह गोलमेज सम्मेलन का अर्थ हुआ, गोलमेज सम्मेलन क्या है, तो गोलमेज सम्मेलन का मतलब हुआ कि जब किसी गोला आकृति में, यानी कि गोल मेज पर बैठकर जब सभी लोग बैठकर एक दूसरे को फेस को देखते हुए जो निर्णय लिया जाता है, उसी को हम लोग गोलमेज सम्मेलन करते हैं। और वह गोलमेज सम्मेलन स्टार्ट किए थे मैकडोनाल्ड, इसके बारे में जानेंगे। तो ये स्टार्ट किए 1930 में भारत के वे सोचे, मैकडोनाल्ड सोचे कि हमारे देश यानी कि भारत के सभी लोग यहाँ आएंगे लंदन, और यहाँ पर सभी लोगों का क्या होगा, सम्मेलन होगा, और यहाँ पर हम लोग बढ़िया निर्णय लेंगे। लेकिन महात्मा गांधी जो थे वह क्या थे, दांडी मार्च चालू किए थे, सविनय अवज्ञा आंदोलन चालू कर दिए थे, इस आंदोलन में व्यस्त थे। और 12 को जो सूत्र मांग रहे थे उस पर युद्ध चालू था, या युद्ध नहीं, एक तरह से बहस चालू था। तो उसी बीच में महात्मा गांधी नहीं पहुंचे, तो वहां पर मैकडोनाल्ड का बहुत बड़ा अपमान हुआ कि कांग्रेस के मेन नेता जो महात्मा गांधी थे वह बहुत क्या अन्याय किया, ये गलत है कांग्रेस। तो ये यहाँ के जो वायसराय थे लॉर्ड इरविन, उनको क्या ये मैंने विरोध किया कि तुम कैसे हो, मैंने उसको डांटा उठा, तो पुनः हुआ। लेकिन इस आंदोलन में अम्बेडकर गए थे, अम्बेडकर यानी कि भीमराव अम्बेडकर, BRA अम्बेडकर गए हुए थे इस आंदोलन में गए। दूसरा आंदोलन भी था तो वह 1930 में हुआ। गोलमेज सम्मेलन कहेगा पहला 1930 में, दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 में, इसमें भी BRA गए थे। और सब में तीसरा जो हुआ
32 इसमें भी गए हुए थे। तो कहेगा कि कौन ऐसे व्यक्ति भारत के थे जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए, तो वह थे भीमराव अंबेडकर, जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए। लेकिन महात्मा गांधी इसमें भाग लिए, प्रथम में भाग लिए थे नहीं लिए थे, महात्मा गांधी इसमें भाग लिए। महात्मा गांधी ने इसमें क्या लिए, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए, और वहां पर क्या मिला, तो कुछ नहीं बना, वहां पर कुछ नहीं हुआ। यानी कि महात्मा गांधी गए लेकिन गए नहीं अभी। तो ये जो यहाँ के मैकडोनाल्ड जो थे, लॉर्ड इरविन को यहाँ के जो थे वायसराय, भारत के वायसराय जो थे, ये ब्रिटिश के थे, अंग्रेज। तो यहाँ के जो वायसराय थे, इनको डांटा कि जल्दी उसको भेजो, नहीं तो तुमको हम यहाँ से क्या कर देंगे, इस पद से हटा देंगे। तो ये महात्मा गांधी के पास पहुंचे और कहे कि महात्मा गांधी प्लीज आप जाइए। तो कहा कि नहीं, हम उसी शर्त पर जाएंगे जिस शर्त पर आप हमें 12 को सूत्र है वो मान लीजिएगा। तो क्या है, तो कहता है कि हाँ हम मान तैयार है, लेकिन आप जाइए, क्योंकि हमारे क्या है, जॉब यानी नौकरी के सवाल है, वायसराय वाली बात है। तो वह हरी सिग्नेचर कर दिए और कहे कि जितने महात्मा गांधी बोले कि हमारे देश के जितने क्या है क्रांतिकारी है उसको आप रिहाई कर दीजिए। एक को ये भी मांग था, तो वे कहा ठीक है मांग कर देंगे। तो ये बोले राजनीति क्या नाम है, अंग्रेज के लॉर्ड इरविन बोले कि हाँ ठीक है, हम जितने राजनीति आंदोलनकारी है उस सबको हम रिहाई कर दिए। लेकिन महात्मा गांधी यहीं पर मिस कर गए। यहीं पर उनको एक जवाब देना पड़ता है कि महात्मा गांधी अगर चाहते तो भगत सिंह को फांसी की सजा क्या कर देते हैं, रद्द कर देते, यानी फांसी नहीं दिलाते। उनका फांसी जो भगत सिंह का फांसी जो हुआ था, भगत सिंह का फांसी भी 1900 भगत सिंह का फांसी भी आपको 1931 में ही हुआ। तो महात्मा गांधी को ये वहाँ बोल दिया कि जितने राजनीति क्रांतिकारी है उस सबको हम रिहाई कर देंगे, यानी जेल से बाहर भेज देंगे। महात्मा गांधी चले गए, लेकिन राजनीति क्रांतिकारी को रिहाई करना था। महात्मा गांधी इस बात को नहीं सुने। क्यों नहीं सुने अलग बात है, लेकिन जैसे आप लोग महाभारत में देखते होइएगा, यशोस्तामा नामक हाथी मारा गया। ये युधिष्ठिर बोले, यानी कि द्रोणाचार्य के पुत्र कौन है, यशोस्तामा, उनसे पूछा कि मर गया। तो अब द्रोणाचार्य क्या है कि पुत्र मेरा चला गया तो मैं यहाँ क्या करूँगा। तो वह छोड़ दिया और कहा कि हमें विश्वास नहीं होता है, हम युधिष्ठिर पर विश्वास करते हैं, युधिष्ठिर क्या ये सही है। तो वे बोला कि हाँ, यशोस्तामा नामक, और उसके बाद हाथी, यानी वहां पर यानी हाथी बोल दिया। उसी बीच में कृष्ण शंख बजा दिया, जिसके कारण वह नहीं सुना और उस युद्ध में द्रोणाचार्य मर। ठीक उसी प्रकार से क्या नाम है, लॉर्ड इरविन जो बोले थे कि हाँ जितने राजनीति क्रांतिकारी है उस सबको रिहाई करेंगे। लेकिन महात्मा गांधी भगत सिंह जो थे वह बम फेंकने में फंसे हुए थे। बम फेंकने में तो वे तो राजनीति क्रांतिकारी नहीं हुए, वे तो आतंकवादी हुआ बहुत बड़ा। तो वे ये इसमें नहीं आए, जिसके कारण उसको रिहाई नहीं किया। लेकिन महात्मा गांधी वहाँ चाहते कि नहीं, इसको भी आपको छोड़ना है। तो महात्मा गांधी अगर चाहते तो भगत सिंह नहीं मरते। और एक गलती हो गया महात्मा गांधी को कि महात्मा गांधी को रिहाई करके ही उनको कहाँ जाना चाहिए, वहाँ जाना चाहिए था, यानी कि इस गोलमेज सम्मेलन द्वितीय में भाग लेना चाहिए था। उसी बीच में वह छोड़ दिए। उसके बाद भगत सिंह को उसी बीच में वहाँ से आया, तो भगत सिंह को जब तक फांसी का सजा यानी फांसी दिया गया था, यानी फांसी जैसे ही दिया गया था महात्मा गांधी आए, पछतावा हुआ। और 1932 में भी गोलमेज सम्मेलन हुआ और 1932 गोलमेज सम्मेलन में हुआ कह दिया कि हम दलितों को अलग एक कानून बना देंगे, दलितों के जो मांग है उसको हम पूरा करेंगे, अलग क्षेत्र को बनाएंगे। तो महात्मा गांधी बोला नहीं, अगर हम दलितों के लिए अलग आप क्षेत्र बना दीजिएगा, ठीक उसी प्रकार से जैसे मुस्लिम मानों के लिए यानी मुस्लिम लोगों के लिए अलग क्षेत्र बनाए तो एक अलग देश बन गया पाकिस्तान। उसी प्रकार से दलितों के लिए अगर आप एक अलग क्षेत्र बना दीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, वहाँ पर एक अलग देश बन जाएगा आज़ादी के बाद।
तो इसको ये बहुत गलत हो गया। तो महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर ने 1932 में, और अम्बेडकर यहाँ भी पहुँचे हुए हैं इसमें भी। तो अब दोनों के बीच यानी कि महात्मा गांधी MG प्लस BRA, ये दोनों के बीच एक समझौता हुआ। क्या हुआ? समझौता हुआ। इसी समझौता लिखिए, ये हो गया। अब देखिए ये जो समझौता हुआ था 1932 को ही, 1932 को। कब? तो 24 सितंबर 1932 को ये MG प्लस BRA के बीच समझौता हुआ। उस समझौता का पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है, यानी इसी को हम लोग पूना पैक्ट के नाम से जानते हैं। इस समझौता में क्या हुआ? तो पूना पैक्ट समझौता जो हुआ उसमें ये हो गया, पूना पैक्ट समझौता हुआ। इसमें क्या था कि ये दोनों यानी कि जो दलित लोगों के लिए जो क्षेत्र मांगा गया था, तो ये दोनों मिल गया और ये कहा कि ठीक है सहमति। उसके बाद ये बीच में बहुत चीज हुआ, सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी में थोड़ा तनातनी भी हुआ। वे चाहते थे कि हम ये सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं बने, महात्मा गांधी कहता है नहीं बने, नहीं बनना चाहिए, और सुभाष चंद्र बोस कहे बनेंगे। तो इसमें नरेंद्र और गणतंत्र में हो गया, यूथ पावर ज्यादा था, जिसके कारण महात्मा गांधी एक अपने कैंडिडेट को उतार दिया। इसकी हार हमारी हार और इसकी जीत हमारी जीत। फिर भी महात्मा गांधी वहां पर हार गए और ये सुभाष चंद्र बोस जीत गए और अध्यक्ष बने। और उसी में है आगे, उसमें हम एक दिन और क्लास लेंगे। पुनः पैक्ट हो गया। उसके बाद ये हो गया, ये 1940 में दिल्ली चलो। 1940 में क्या किए? दिल्ली चलो। वहीं पर यह दिल्ली चलो का नारा दिए और वे बोले ये दिल्ली चलो। इसी का दूसरा का नाम है व्यक्तिगत सत्याग्रह। ये व्यक्तिगत सत्याग्रह था। इसमें पहला व्यक्तिगत सत्याग्रह कौन था, दूसरा व्यक्तिगत सत्याग्रह कौन था? तो उसमें पहला जो थे उनका नाम है तो पहला जो थे वो है जवाहरलाल नेहरू, और दूसरा जो थे विनोबा भावे थे। ये उसके बाद ये हो गया। उसके बाद 1942 में भारत छोड़ो, यानी भारत छोड़ो आंदोलन चालू किए। इसमें 1942 में वह आंदोलन को क्या किए? भारत छोड़ो। तो वहीं पर अब देखा गया 1942 में कि युद्ध तो अब क्या है, अब तो भारत छोड़ो। लेकिन भारत छोड़ो क्या अभी आज़ादी नहीं मिलती? अगर उसी समय द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1900 पहला विश्व 1918 से 1914 से 1918 और दूसरा विश्व 1939 से 1945, दूसरा विश्व युद्ध चालू था, जिसमें जापान ने अमेरिका पर बम चला दिया था। हिटलर ने फ्रांस पर क्या थी उसको हाथ से यानी कि उसको बखूबी हराने पर विवश कर दिया था। और भारत ने अंग्रेजों पर भारत छोड़ो आंदोलन को बढ़ चढ़कर भाग ले लिया था। उसी बीच भारत छोड़ो आंदोलन हुआ, जिसके कारण वहां पर निर्णय लिया गया ठीक है हम भारत छोड़ रहे हैं। तो अंग्रेजों द्वारा भारत छोड़ा गया। और 30 जनवरी कब? 30 जनवरी 1948 को 30 जनवरी 1948 को हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी अहिंसक प्रवृत्ति के होते हुए भी हिंसक लोगों द्वारा मारे गए, अर्थात महात्मा गांधी का मृत्यु 30 जनवरी 1948 को हो गया। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दे, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।